नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम पावर ऑफ नॉलेज। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। साथियों, आज इस प्रोग्राम में मैं एक हिस्टोरिक और बहुत इम्पोर्टेंट बिल के बारे में, टॉपिक के बारे में आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं, आपको जानकारी देने जा रहा हूं। यह मुद्दा लगभग 2 दशक से भारत की संसद में लंबित था और इस पर बहस, तर्क वितर्क जारी था। एक पक्ष मांग कर रहा था इसको तत्काल लागू किया जाए, इस पर कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट में बिल लाई जाए, और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। साथियों, आज हम इस हिस्टोरिक बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। साथियों, लगभग 1 दशक से लंबित इस महिला आरक्षण संबंधी ऐतिहासिक विधेयक, जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023 कहा गया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को 19/9/2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे लोकसभा से पारित होने के बाद दिनांक 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा भी पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। इस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का प्राविधान है। नए संसद भवन में पास होने वाला यह पहला विधेयक है। इसके लिए संविधान में 128वां संविधान संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के बाद इसे कानून का रूप देने के लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की मंजूरी दिया जाना जरूरी है, क्योंकि इससे राज्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला की सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की आरक्षित सीट में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण का प्राविधान किया गया है। यह आरक्षण आगामी 15 वर्षों के लिए होगा। 15 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और तदनुसार इसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। विधेयक पेश होने के पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ रही हैं। उनकी सरकार लोकसभा एवं राज्यसभा में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले नारी शक्ति बंधन विधेयक को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नारी शक्ति बंधन विधेयक के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं इस विधेयक के लिए देश की माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के समय उनके उद्गार, उनका संबोधन। साथियों, आइए हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। इस एक्ट का कानून बन जाने के बाद, इस बिल का एक्ट में तब्दील होने के बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जो संशोधन विधेयक पेश किया है, उसमें प्राविधान है कि महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू करने से पूर्व जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के बाद सभी सीटों का, यानी सभी लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा और उसके बाद तब नई आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। साथियों, देश में जनगणना, आपको मैं बताता चलूं कि हर 10 वर्ष पर भारत में सेंसस यानी जनगणना कराई जाती है। पिछली जनगणना 2011 में संपन्न हुई थी, जिसके मुताबिक अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन इसमें कोविड की वजह से देरी हुई और ये जनगणना 2021 में नहीं शुरू की
जा सकी। इसे 2026 तक रोका गया है। अब तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें संभावना है कि यह जनगणना वर्ष 2027-28 में कराई जाएगी। सरकार ने 2020-21 में जनगणना की प्रक्रिया पर कोविड-19 महामारी के कारण रोक लगा दी थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं इस संबंध में भी बताता चलूं कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन किया गया है वह परिसीमन वर्ष 1971 में की गई जनगणना के आधार पर किया गया था। मौजूदा समय में जो डिलिमिटेशन पार्लियामेंट की लोकसभा सीट का किया गया है वो 1991 में किया गया था और तब से अभी तक पार्लियामेंट यानी लोकसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यानी जो सीट या परिसीमन के बाद जो सीट की संख्या निर्धारित की गई थी 1971 में वही अब तक चली आ रही है और तब तक आबादी मुझे लगता है कि दोगुनी से ज़्यादा भी हो चुकी है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि इस ऐतिहासिक महिला रिजर्वेशन बिल का इतिहास क्या है, इसे कब पार्लियामेंट में पेश किया गया, कब इस पर चर्चा की गई, इस बिल को कब चर्चा हुई, कहाँ तक इसमें कार्रवाई की गई थी, इसके इतिहास के बारे में हम पूरी तरह से डिटेल पूर्वक आपको जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, यह विधेयक पूर्व में सितंबर 1996 में, दिसंबर 1998 में तथा दिसंबर 1999 तथा मई 2008 में चर्चा में आया था। पहली बार संयुक्त मोर्चा सरकार ने, केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार ने के दौरान 1996 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था और तब से यह कतिपय कारणों के कारण पारित नहीं हो सका और यह विधेयक लंबित रहा। वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे लोकसभा से पारित कराने को लेकर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार सफल नहीं हो पाई थी। कुछ लोग माननीय मनमोहन सिंह की इच्छा पर और कांग्रेस की इच्छा पर शंका व्यक्त कर रहे थे कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस तरह का विधेयक पास किया जाए। 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह संबंधित विधेयक निष्प्रभावी हो गया। आज कांग्रेस भले ही इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सप्रसंग सरकार के दौरान कांग्रेस इस आरक्षण विधेयक को पारित नहीं करा पाई थी। तब उनके गठबंधन के साथियों ने ही इस विधेयक की राह को रोक दिया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। साथियों, इस महत्वपूर्ण विधेयक के पास होने के बाद भी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। विरोधी पार्टियां इस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हालांकि यह बहुमत से पारित हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। सपा और कम्युनिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि इस आरक्षण में पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन अगर इसके इतिहास में हम जाते हैं और पिछड़ा वर्ग जातियों के आरक्षण की बात करते हैं, जब मंडल कमीशन के बाद इसको लागू किया गया था तो उसमें यह प्रावधान है कि संसद और लोकसभा या राज्यसभा की स्टेट की या राज्यों की विधानसभाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी। और आज तक ये आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण 27% नहीं दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब पिछड़े वर्ग को लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण नहीं दिया गया है तो महिलाओं को, पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, ये एक विचारणीय बिंदु है। इस पर हम अलग से भविष्य में चर्चा करेंगे। साथियों, अब आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट में और स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और वर्ल्ड की पार्लियामेंट में, संसद में वर्तमान में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, कितने प्रतिशत महिलाएं
हमारी महिला लोकसभा में एमपी और एमएलएज हैं, इस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। एज पर डाटा, जो हमारा डाटा उपलब्ध है उसके मुताबिक आज़ादी के बाद से संसद में करीब 7500 सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ है, जिनमें महिलाओं की संख्या करीब 600 रही। इस तरह यह संख्या या प्रतिनिधित्व 8% से भी कम है। वर्तमान 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक 15.21% यानी 82 महिला सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में वर्तमान में 13.23% यानी 31 महिला सदस्य हैं, जबकि पार्लियामेंट्री यूनियन के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर महिला सांसदों का औसत 26% है। इस प्रकार भारतवर्ष में अभी भी महिलाओं का फीसद वर्ल्ड की अन्य पार्लियामेंट की अपेक्षा आधे से भी कम है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक मौजूदा 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला सदस्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से आती हैं। साथियों, स्टेट वाइज डाटा एनालिसिस करने के बाद मालूम होता है कि अभी भी किसी भी विधानसभा में देश के किसी भी राज्य की विधानसभा में 15% महिला विधायक से ज़्यादा नहीं है। अधिकतम 14.44% छत्तीसगढ़ में, 13.70% पश्चिमी बंगाल में, 12.35% झारखंड में, 12% राजस्थान में, 11.66% उत्तर प्रदेश में तथा दिल्ली और उत्तराखंड में लगभग 11% तथा कर्नाटक में सबसे कम महिला विधायक 3.4% हैं। इस तरह राज्य की विधानसभाओं में भी 15% से ज़्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए यह विधेयक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें हर हाल में जो हमारी आधी शक्ति है, आधी जनसंख्या है, हमारे भारत की लगभग आधे से थोड़ा कम महिलाओं की संख्या है और उनका प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट और लोकसभा में 15% से कम है। इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है। यह मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, यह विधेयक एक्ट की शक्ल लेने के बाद वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारी माताएं बहनें राजनीति में चढ़ कर हिस्सा लेंगी। साथियों, आगे देखते हैं। इस तरह राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिशत 10% से भी कम रहा है। साथियों, आज़ादी के बाद लोकसभा वाइज अगर हम स्टेटस देखते हैं तो कुछ इस तरह से बात पिक्चर उभर कर आती है। पहली लोकसभा 1951 में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व 5% था, जो 1957 में भी 5% बना रहा। इसी तरह 1962 और 1967 की लोकसभा में यह प्रतिनिधित्व बढ़कर 6% हो गया। 1971 की लोकसभा में यह प्रतिनिधित्व 15%, 1977 में फिर कम हो गया 4%, 1980 में 5%, 1984 में 8%, 1989 की लोकसभा में 6% और 1991 की पार्लियामेंट में संसद में 7%, 1996 में 7%, 1998 में 18% वुमेन 18%, 1999 में 9%, 2004 में 8%, 2009 में 11%, 2014 में 12% इनका प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व दर्ज किया गया। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में निर्वाचित महिला सदस्यों का सर्वाधिक अनुपात करीब 15% है। इस तरह मुझे उम्मीद है कि अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में यह प्रतिनिधित्व, महिलाओं का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। आइए साथियों, हम देखते हैं कि पार्टी वाइज इनका रिप्रेजेंटेशन
वुमेन एमपीज का पार्टी वाइज रिप्रेजेंटेशन कितना है। पार्टी वाइज देखें तो वर्तमान में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की कुल 14% और कांग्रेस की 12%, तृणमूल कांग्रेस की सर्वाधिक तृणमूल कांग्रेस की महिला सदस्यों की संख्या सदस्यों का अनुपात 39% तथा सर्वाधिक 42% महिला सांसद बीजू जनता दल की हैं। इस तरह से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी स्टेट का है। अब हम साथियों, अब हम वर्ल्ड के अदर कंट्रीज की पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन का अनुपात आपको बताने की कोशिश करते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक स्वीडन की संसद में 46%, नॉर्वे की संसद में 45%, साउथ अफ्रीका की 45%, ऑस्ट्रेलिया की 38%, फ्रांस की 34% तथा जर्मनी की 34%, बांग्लादेश की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21% है। इस तरह यूएनओ की एजेंसी यूनाइटेड नेशंस वुमेन के मुताबिक वर्तमान में विश्व के 64 देशों की पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन लागू है। अब भारत में अगर महिलाओं के लिए संसद में रिजर्वेशन लागू कर दिया जाता है, एक्ट बन जाता है, तो पूरे विश्व में लगभग 65 कंट्रीज की पार्लियामेंट में महिलाओं को वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है। इस तरह मैंने आपके सामने इस रिजर्वेशन बिल की हिस्टोरिसिटी, उसमें किए गए प्रोविज़न और स्टेट वाइज, पार्टी वाइज उनका रिप्रेजेंटेशन, कंट्रीज वाइज रिप्रेजेंटेशन के बारे में विस्तार से मैंने आपके सामने तथ्यों को रखा। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर नई जानकारी के साथ आपसे जल्दी ही मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आप इम्पॉर्टेंट जानकारी हासिल किए हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, ताकि और भी हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां इस वीडियो से अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और लाभ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।